देहरादून में कश्मीरी भाइयों पर हमला, सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीएम धामी से की बात। सीएम धामी ने कानून व्यवस्था का दिया भरोसा। कोटद्वार में सीएम धामी ने सिद्धबली मंदिर में की पूजा, भगवान सिद्धबली के किए दर्शन, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए की प्रार्थना। चमोली में 20 फरवरी को होगी पहली बीडीसी बैठक। तेजपाल रावत ने बीडीसी बैठक को प्रभावी बनाने की बनाई नई योजना। देहरादून में कांग्रेस ने बजट संशोधन पर उठाए सवाल। हरीश रावत बोले, केंद्र सरकार के बजट में नीति समन्वय की कमी। अल्मोड़ा में वन विभाग ने जंगल की आग की सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम किया आयोजित। मोहन राम ने ग्राम प्रधानों को जंगलों की सुरक्षा और आग से बचाव के बताए उपाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। खबर देहरादून से आ रही है। बता दें, मुख्य बाजार में फेरी लगाने वाले जम्मू कश्मीर निवासी दो भाइयों के साथ हुई मारपीट के मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। बता दें, बातचीत के दौरान सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड में रहने और काम करने वालों हर व्यक्ति का स्वागत है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इधर विकासनगर की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जरूरी कदम उठाए हैं। वहीं सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। व्यवस्था को बनाए रखना ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उत्तराखंड के अंदर कोई भी कहीं से भी कोई तीर्थ यात्री आए, श्रद्धालु आए, किसी अन्य काम से आए, व्यापार के काम से आए, उसकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहती है। और एक प्रकरण आया था और उसमें मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी और उससे पहले ही हमारी पुलिस उस पर पूरी कार्रवाई कर चुकी थी। जो भी जिन्होंने भी ये मारपीट की थी उनके साथ पुलिस ने सभी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली थी और उनको सबको बता भी। पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार स्थित प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें, मुख्यमंत्री ने मंदिर पहुंचकर भगवान सिद्धबली के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने भगवान के चरणों में शीश नवाकर उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और तरक्की की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान सिद्धबली की कृपा से प्रदेश आगे बढ़े और हर परिवार खुशहाल रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्धि और लोगों की भलाई के लिए ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इधर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया और श्रद्धा के साथ पूजा की। इस मौके पर मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी मुख्यमंत्री के साथ दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और जनता के सहयोग से उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को आस्था और विश्वास से जुड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए रुक करते अब अगली खबर की ओर। खबर चमोली से है, जहां आगामी 20 फरवरी को विकास खंड की पहली बीडीसी बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर नए और युवा जनप्रतिनिधियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी जनप्रतिनिधि बैठक के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी को मजबूती के साथ निभाने की तैयारी में है। वहीं देवाल के युवा ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने पहली बीडीसी बैठक को प्रभावी बनाने के लिए नई कार्य योजना शुरुआत की है। बता दें, उन्होंने शुक्रवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की। बैठक में ये तय किया गया कि अब तक बीडीसी बैठक में अधिकारियों द्वारा सवालों पर साफ जवाब नहीं दिए जाते थे और कई समस्याएं
टाल दी जाती थी। इस स्थिति को बदलने के लिए निर्णय लिया गया है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से जुड़े सवाल पहले ही लिखित रूप में देंगे। इन सवालों को संबंधित विभागों तक समय रहते भेजा जाएगा। इससे बीडीसी बैठक के दिन अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल होंगे और समस्याओं के समाधान पर खुलकर चर्चा हो सकेगी। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि इस नए तरीके से बैठक अधिक उपयोगी होंगे और जनता की समस्याओं का सही समाधान निकल पाएगा। उसके माध्यम से अपने सभी जो भी दर्शकगण हैं उनको बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमने जो बीडीसी 20 फरवरी को होनी है, उससे पहले जो तैयारी हमारे जनप्रतिनिधि हो, प्रधानगण हो, क्षेत्र पंचायत हो, तमाम जो भी जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा जो भी बीडीसी में जो भी समस्याएं हैं या जो उनका समाधान होना है, उसके लिए हमने उनसे प्रस्ताव मांगे हैं, जो कि 5 फरवरी तक ब्लॉक सभागार में लोग प्रधान क्षेत्र पंचायत अपनी समस्याओं के लिए अपने जो पत्राचार देंगे। उसके बाद हम जिस विभाग की जिस प्रधान की जो समस्या होगी उस विभाग को उस लेटर के तर्ज पे हम ब्लॉक से अपने माध्यम से फॉरवर्डिंग लेटर बना के जो विभाग को 20 फरवरी को जो बीडीसी होनी है उसमें उस जो भी लोगों की समस्या होगी या तो उससे पहले उसका समाधान हो। तो मैं माननीय प्रमुख जी का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने नई पहल हमारे विकास खंड के लिए रखी है और इस पहल से काफी उम्मीदें मेरी व्यक्तिगत प्रमुख जी से हैं। जो आज हमने एक कार्यक्रम रखा है, पिछले 4-5 महीनों में लगातार क्या होता है मीटिंगें जो हो रही हैं, कभी तहसील दिवस हो रहा, जनता सरकार जनता के द्वार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इनमें जो चीज हमने देखी है कि जो भी अधिकारियों से सवाल हो रहे हैं, चाहे जल संस्थान है, जल निगम है, पीडब्ल्यूडी है, जो भी सवाल है वो सबका गोल मटोल जवाब है और ना ही क्या बोलते हैं उसमें कुछ सुधार हो पा रहा है। ये चीज देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से आ रही है, जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर नीति निर्धारण में समन्वय की कमी का आरोप लगाया है। बता दें, कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या 1 फरवरी 2026 को पेश किए जाने वाले बजट के आंकड़ों में तुरंत संशोधन किया जाएगा। उनका यह सवाल इसलिए है क्योंकि बजट के कुछ ही दिनों बाद सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी और सीपीआई की नई सीरीज जारी की जानी है। बता दें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण रविवार को अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश करेंगी, जिसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि आम जनता की उम्मीदों और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों से परेशान है। अगर बजट के कुछ ही दिनों बाद जीडीपी और सीपीआई के आंकड़े बदलेंगे तो सरकार को साफ बताना चाहिए कि इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। वहीं हरीश रावत ने पारदर्शिता का आग्रह करते हुए कहा कि बदलाव किसके हित में है, यह जनता को पता होना चाहिए। बात तो यह है कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसके ऊपर कई तरीके के बोझ बढ़ गए। विशेष तौर पर शिक्षा और चिकित्सा जिस प्रकार से महंगी हो गई है, तो जब तक इन वर्गों को आप राहत नहीं देंगे, विशेष तौर पर इनकम टैक्स में राहत नहीं देंगे, शिक्षा जो एजुकेशन लोन है उसमें ब्याज दर को घटाएंगे नहीं और चिकित्सा के दायरे को और सुगम नहीं बनाएंगे, चिकित्सा उपकरणों आदि आदि पर आप छूटे नहीं देंगे, तो ये चीजें जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बर्डन है वो घटेगा नहीं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां वन विभाग ने वन चेतना केंद्र में जंगल की आग की सुरक्षा से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। बता दें, इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी मोहन राम ने भाग लिया और ग्राम प्रधानों और सरपंचों को जंगल की आग की सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बता दें, मोहन राम ने बताया कि अब जंगल की आग की
आग का मौसम शुरू हो चुका है और इस दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों और सरपंचों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जंगलों की सुरक्षा और आग से बचाव के उपाय सुनिश्चित करें। वहीं कार्यक्रम में वनाग्नि से बचाव के तरीके, आग लगने की स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए और जंगल की सुरक्षा के लिए जनता की भूमिका पर भी चर्चा की गई। बता दें, विभाग ने यह स्पष्ट किया कि जंगल की आग की रोकथाम केवल अधिकारियों का काम नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। हमारे द्वारा यहाँ वनचेतना केंद्र में अल्मोड़ा रेंज अंतर्गत अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसमें विभिन्न स्थानों से सरपंच महोदय, ग्राम प्रधान महोदय, महिला हाट, एनजीओ को लेकर यहाँ पर बैठक की जा रही है और हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह बैठकें, जागरूकता के क्रम में बैठकें की जा रही है, स्कूलों में बैठकें की जा रही हैं और वन अग्नि सुरक्षा को लेते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे क्रूज स्टेशन अपडेट कर लिए गए हैं। फायर वॉचर हमने दिसंबर से एक फायर वॉचर दिसंबर से रख दिया गया है। 15 फरवरी से सभी क्रूज स्टेशन में फायर वॉचर रखे जाएंगे और सारी हमने कंट्रोल रनिंग पूरी कर ली गई है और रोड साइड में भी जो हमारा जो काम था अग्नि सुरक्षा काम किया गया है। डिपों की भी हमारी पूरी रूप से सुरक्षा की गई है। वर्तमान में 15 फरवरी से अग्निकाल जो हमारा शुरू होता है उसमें विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह जो उसकी तैयारियां आग से हम कैसे बचें उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और हमेशा विभाग द्वारा हमको सहयोग भी किया जाता है। मैं एक सरपंच के रूप में यही कहूँगा कि हम सभी लोगों को जंगल को बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और सबको जागरूक भी होना पड़ेगा, तभी हम इन जंगलों को बचा पाएंगे। क्योंकि अकेला विभाग तो पूरा सहयोग करता ही है, विभाग अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है, चाहे वो साधन के संबंध में हो या फायर वॉचर के संबंध में हो या अन्य संबंध हो, तो उसमें पूरा जागरूक भी रहता है विभाग और उसमें सहयोग भी करता है। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में जंगलों में आग को लेकर लगातार सामने आ रहे फायर अलर्ट्स पर राज्य सरकार ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का अलर्ट सिस्टम बहुत संवेदनशील है। इसी वजह से छोटे छोटे धुआं या छोटी आग की घटनाओं को भी फायर अलर्ट के रूप में दर्ज किया जाता है। मंत्री ने बताया कि हाल ही की घटनाएं बड़े स्तर की जंगल की आग नहीं थी, केवल बारिश न होना और जमीन की सूखापन के कारण कुछ छोटे स्तर पर आग की घटनाएं हुई हैं, जिन्हें अलर्ट सिस्टम ने रिकॉर्ड किया है। बता दें कि उन्होंने इन घटनाओं को गंभीर संकट के रूप में देखना सही नहीं है। वहीं सुबोध उनियाल ने यह भी बताया कि पिछली रिपोर्ट में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फायर अलर्ट दर्ज की गई है, लेकिन उनमें से केवल 14% ही वन भूमि से जुड़े थे। बाकी अलर्ट निजी जमीन और खेतों से थे। इसके बावजूद वन विभाग को हर अलर्ट पर मौके पर जाना पड़ता है, जिससे कर्मचारियों पर दबाव बढ़ जाता है। मंत्री ने साफ किया कि सरकार पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर रखते हुए और किसी भी आग की घटना को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। जो भी आंकड़े देती है उसमें कहीं पर धुआं भी निकल रहा है तो वो भी अलर्ट में आ जाता है। तो हल्की सी अगर आपने आग लगाई वो भी अलर्ट में आ जाती है। तो पूरे मिलाकर के वो घटनाएं बहुत छोटे स्तर पर हुई थी और उसका कारण भी यही था कि वो बारिश नहीं हुई थी और जमीन में सूखापन था, लेकिन वो घटनाएं एक किस्म की नेग्लिजिबल थी। आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं कर्मचारी बेवजह व्यस्त भी रहते हैं? इसको निश्चित रूप से जाना पड़ता है, लेकिन एफएसआई के अलर्ट्स हैं। एफएसआई मैंने अब कहा अलर्ट्स आने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो अलर्ट होना ही पड़ता है। जैसे पिछली बार आया था, इतने यहाँ पर एफएसआई में बताया था कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा फायर अलर्ट्स हुए, जिनमें मात्र 14% अलर्ट सिर्फ वन भूमि में थे, बाकी निजी भूमि में, खेतों में इस तरह के थे। लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं एक इस तरह की स्थिति बनती है कि वन विभाग के कर्मियों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है।
अब खबर जसपुर से है, जहां देश भर में यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं इसी कड़ी में जसपुर नगर में भी भारी जनसैलाब नजर आया है। बता दें, पहले नगर के बाजार परिसर में स्वर्ण समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भारी से भारी कई वक्ताओं ने नए यूजीसी कानून के खिलाफ अपने नारेबाजी जाहिर की। वहीं केंद्र सरकार पर जमकर सवाल उठाए। इसके बाद स्वर्ण उत्थान समिति के बैनर तले नगर और क्षेत्र के लोगों ने अपने दाहिने हाथ पर काला पट्टी बांधकर एक विशाल रैली निकाली। यह रैली मेन बाजार से शुरू होकर ठाकुर मंदिर चौराहा, कोतवाली मार्ग से गुजरी और सुभाष चौक पर समाप्त हुई। रैली के अंत में उपस्थित लोगों ने उप जिलाधिकारियों के पेशकार प्रकाश मेयर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं इसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि नए यूजीसी कानून को तुरंत वापस लिया जाए। वहीं विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। यह आंदोलन यह दर्शाता है कि देश भर में लोगों में इस कानून को लेकर भारी असंतोष है। वहीं जनता अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार है। हमारी वहाँ से सब्जी मंडी से शुरू हुई है और यहाँ सुभाष चौक तक, और हमारी लड़ाई और हमारी जंग यही है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक आरक्षण की मार से बच्चे झेल रहे हैं और एक नया कानून सरकार ने और बना दिया है यूजीसी। उनको इस कानून को उनको वापस लेना पड़ेगा। हमारे बच्चों के भविष्य की बात है और हम महिलाएं नहीं चुपेंगे अपने बच्चों के लिए, हम बराबर लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे स्वर्ण समाज द्वारा किया गया है, इसमें कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई दल शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण समाज शामिल है। हमारी मांग सरकार से है और माननीय उच्च न्यायालय से है कि हमें इस कानून पे स्टे नहीं चाहिए। ये कानून गलत है, इसे वापस नहीं होना है और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा स्वर्ण समाज लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पपर शैली भुलुड़िया गांव में मोटर मार्ग का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण नाराज है। इस समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विनय करोला के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और धरना दिया। बता दें, विनय करोला ने बताया कि 2022 से इस सड़क के लिए धन आवंटित किया जा चुका है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और सुस्ती के कारण आज तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि ग्राम इस समस्या को लेकर लंबे समय से परेशान है और अब उनका धैर्य समाप्त हो गया है। करोला ने चेतावनी दी कि यदि विभागीय अधिकारी अब भी ध्यान नहीं देंगे तो ग्रामीण मजबूरी में धरना और चक्का जाम जैसी कड़े कदम उठाने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि यह सड़क ग्रामीणों के दैनिक जीवन और आवागमन के लिए बेहद जरूरी है। वहीं ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि अब प्रशासन उनकी आवाज सुनेगा और जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग को लेकर सख्त है। साहब, ये एक रोड है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है। महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्मोड़ा नगर से लगा हुआ खास बाजार में बड़ा महत्वपूर्ण गांव है। अल्मोड़ा का मुख्य सब्जी उत्पादक गांव है। रबी खरीफ के सीजन के अलावा 12 मास यहाँ नई नई तरह की सब्जियां पैदा करते हैं, नवाचार सब्जियों में कर रहे हैं, इनोवेशन कर डाल रहे हैं। युवा जो बाहर चले गए थे वापस आके इस गांव में सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। ब्रोकली, एवोकाडो जैसी सब्जियां जिसकी बाजार में मांग भी है और बहुत उच्च दाम में वो सब्जियां बिकती है, ऐसी सब्जियां अपने गाँव में का उत्पादन कर रहे हैं। उसके और पिछले 2022 में इस रोड का टेंडर लगा था। डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि रोड के बनने की शुरुआत 2022 में होनी थी। एक साल में इस रोड को खत्म पूरा हो जाना था 2023 में। हमारी डिमांड ये थी कि भाई आप जहां पर इतना उत्पादन हो रहा है सब्जियों का, उस उत्पादन के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, आप हमें रोड दीजिए ताकि हम लोग आसानी से सब्जियों को बाजार तक पहुंचा सकें। को नहीं बने हुए, हम लगातार अधिशासी अभियंता के पास दर्जनों लेटर दे चुके हैं। इनके द्वारा हमें आश्वासन दिया जाता है कि 3 महीने में रोड बन जाएगी, 6 महीने में रोड बन जाएगी। पिछली बार हम इनके पास अक्टूबर में आए थे, इन्होंने बोला था कि हम 2 महीने बाद रोड बना देंगे, पर अभी कॉल करने पर ऐसा करें कि रोड नहीं बनी तो हम क्या करें। तो इनके ये शब्द हैं और ग्रामीण काफी आक्रोश में है। अगर रोड नहीं बनी तो हम 4 मिनट में जाम करेंगे। पूरे लोग, पूरा गाँव, पूरी महिलाएं सहित। रुक करते अगली खबर की और। खबर देहरादून से है, जहां परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण का
कम करने के अब सरकारी वाहनों पर भी कड़ा कदम उठाया है। बता दें कि हाल ही में किए गए निरीक्षण में यह सामने आया है कि कई सरकारी विभागों की गाड़ियां बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी के सड़कों पर चल रही है। बता दें आरटीओ प्रशासन और संदीप सैनी ने बताया कि जांच के दौरान करीब 731 सरकारी वाहन ऐसे पाए गए जिनका पीयूसी समाप्त हो चुका है। इन वाहनों में वन विभाग, पुलिस विभाग, पशुपालन विभाग और कई अन्य विभागों की गाड़ियां शामिल हैं। वहीं विभाग ने सभी चिन्हित वाहनों की सूची तैयार कर संबंधित विभागों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। वहीं नोटिस में कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर इन वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। यदि विभाग इसका पालन नहीं करते हैं तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप सैनी ने कहा कि यह कदम राज्य में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि अब से सभी सरकारी वाहन नियमित रूप से पीयूसी के लिए जांच में आएगी। नहीं, जो इसमें सरकारी गाड़ियां जो हैं उनको टैक्स नहीं होता है। उसमें जो हमने जब डेटा निकाला सरकारी गाड़ियों का, जब विश्लेषण किया तो देखा बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके प्रदूषण सर्टिफिकेट जो है वो खत्म है और लगभग 731 ऐसी गाड़ियां हैं जिनके प्रदूषण खत्म है। अलग अलग विभिन्न विभागों की हैं जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है और एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ऐसे काफी सारे विभाग हैं जिनके पॉल्यूशन खत्म है। तो हमारे यहाँ से उनका चिन्हीकरण करके एनलिस्ट कर लिया गया है। उनको यहाँ से नोटिस दिया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना पॉल्यूशन करवा लें, नहीं तो यहाँ से चालान जनरेट होगा। चालान में 2500 रुपए का जुर्माना है और ड्राइवर का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। तो ऐसी गाड़ी जो सरकारी महकमे में चल रही है, अगर ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड होता है तो वो ड्राइवर उन 3 महीनों में गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो उसमें भी कठिनाई आएगी। जो भी ऑफिसर इसको यूज कर रहा होगा तो ससमय अपना प्रदूषण जो है सब इसको। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राज्य की एसटीएफ ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 1 किलो 33 ग्राम हीरोइन बरामद की है। बता दें इस हीरोइन की बाजारी कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एसटीएफ और किच्छा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य अभियुक्त शहनवाज को गिरफ्तार किया गया है। बता दें शहनवाज को कुमाऊं में हीरोइन का बड़ा सप्लायर माना जाता है। एसटीएफ उसे लगभग 2 साल से ट्रैक कर रही थी। जानकारी के अनुसार शहनवाज बरेली के हीरोइन खरीदता था और कुमाऊं में बेचता था। उसकी गिरफ्तारी से कुमाऊं क्षेत्र में हीरोइन की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। एसटीएफ अब उनके अन्य साथियों की तलाश में है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से युवा वर्ग को नशे से बचाने में मदद मिलेगी और कानून का सख्त पालन करना सुनिश्चित होगा। रुक करते अब अगली खबर की ओर। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां युवा कल्याण विभाग के द्वारा जीआईसी पिथौरागढ़ के खेल मैदान में आयोजित सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन समारोह संपन्न हुआ। बता दें इस कार्यक्रम में नगर निगम पिथौरागढ़ की मेयर कल्पना देवलाल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय टम्टा ने वर्चुअली खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश को खेलों का हब बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और खिलाड़ियों को हर मंच पर प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जा रहा है। जिला युवा कल्याण अधिकारी जगदीश नेगी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत की 12 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। बता दें विजेता प्रतिभागियों ने आगे मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। वहीं इस तरह के आयोजन युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही खेल संस्कृति को मजबूत करने में मदद करते हैं। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में फिलहाल संपन्न हुआ।
इस खेल महाकुंभ का जो आयोजन हमारे संसद जी के द्वारा किया गया, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इस सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हमारी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ है और चंपावत विधानसभा को तैनात करके कुल 12 विधानसभाओं से यहाँ पर प्रतिभागी आए थे, जिसमें हमारी सभी जो विधानसभा ने, जिस विधानसभा ने हाईएस्ट अंक दिया है, उसको अभी यहाँ पर 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का यहाँ पर पारितोषिक दिया जाएगा और साथ में चैंपियनशिप ट्रॉफी भी दी जाएगी। तो मैं ये यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पिथौरागढ़ विधानसभा ने इसमें ये पुरस्कार प्राप्त किया है। आज संसद स्तरीय जो प्रतियोगिता यहाँ पर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में जो यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें कि अल्मोड़ा की 6 विधानसभाओं, पिथौरागढ़ की 4 विधानसभा और चंपावत की दोनों विधानसभाओं के यहाँ पर 11 खेलों में लगभग 2500 प्रतिभागियों ने इसमें भाग किया है। और आज समापन यहाँ पर फुटबॉल खेल से यहाँ पर समापन हुआ है। अंडर 19 बालक वर्ग की यहाँ पर प्रतियोगिता संपन्न हुई है। अब खबर देहरादून से है, जहां सड़क सुरक्षा की एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें, शहर में ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस की सख्त कार्रवाई के नतीजे देखने को मिले हैं। बता दें, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। वहीं इसके साथ ही दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें और गंभीर चोटों के मामले भी घटे हैं। बता दें, एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि यह सुधार मुख्य रूप से ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से पालन करने का कारण हुआ है। बता दें, ओवर स्पीडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामलों में चालान की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइवरों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सीमित पुलिस बल के बावजूद वीआईपी व्यवस्थाओं, धार्मिक जुलूस और अन्य आयोजकों के दौरान भी ट्रैफिक नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले समय में इस प्रवर्तन को और मजबूत किया जाएगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाले मौतों में और कमी लाई जा सकेगी। वहीं एसएसपी ने नागरिकों से भी अपील की कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि शहर की सड़कें सुरक्षित बन सकें। बता दी खबर देहरादून से है, जहां ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई का नतीजा देखने को मिला है। सड़क सुरक्षा से एक जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक्सीडेंट्स के मामले इस बार कम नजर आ रहे हैं। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह के नेतृत्व में ये काम किया गया है, जहां ट्रैफिक नियमों की कड़ाई से पालन करने का काम किया गया है। ओवर स्पीडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामलों में चालान की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइवरों पर असर पड़ा है। बता दें कि वीआईपी व्यवस्थाओं, धार्मिक जुलूस और अन्य आयोजनों के दौरान भी ट्रैफिक नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। वहीं ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीडिंग पर लगातार चालान किए जा रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट्स पर कमी आई है और ऐसे में जितने भी गंभीर एक्सीडेंट हैं उसमें कमी आई है। पुलिस की कार्रवाई के इस बार नतीजे दिखे हैं, जिससे उत्तराखंड में इस बार सड़क सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। जिसमें ट्रैफिक की कार्रवाई होती है, उसमें देखा गया कि जो दुर्घटनाएं हैं उसमें कुछ कमी आई है। सब मृत्यु, जो दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, घातक या घातक इंजरीज होती है, उसमें भी कुछ कमी आई है। खासकर इसका कारण यही है कि जो इन्फोर्समेंट लेवल बढ़ाया गया, जो चालान का प्रतिशत हो, खासकर ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी अप्रत्याशित रूप से इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, थाना पुलिस द्वारा, इससे कहीं ना कहीं जो इस तरह तेज गति चलाने वालों पर अंकुश लगा और गिरावट आई है। साथ ही जो हमारे पास उपलब्ध पुलिस बल है, उसको देखते हुए जिस तरह की व्यवस्थाएं, चाहे वीआईपी अरेंजमेंट्स हो, चाहे अन्य यहाँ पर जितने तरह के धार्मिक जुलूस होते हैं, सभी की व्यवस्था की गई। और खासकर जो इन्फोर्समेंट लेवल इस साल भी इसको इतना बढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं हैं उस पर भी अंकुश लगे और साथ ही साथ जो दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है उसमें भी कमी आए। तो पूर्व के साल की अपेक्षा इसमें काफी सुधार हुआ है और आगे भी कोशिश रहेगी कि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को और। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।